अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम सॉल्ट है, ये हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। इसका लेक्चर नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑलमोस्ट इसके ना हम 4 पार्ट्स बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने प्रिपरेशन की थी, सॉल्युबल साल्ट की, सेपरेशन की थी और प्यूरिफिकेशन की थी। ये डिफरेंट 4 मेथड से आप साल्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो। और यहाँ पहली लाइन, ये पहले 2 लेक्चर वाली ही बातें मैंने लिखी हैं, सेम यहाँ मैक्सिमम चीजें वही हैं, मैक्सिमम वही हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें हमने चेंज की हैं। अब यहाँ ये वही वाली पुरानी बातें हैं कि जो रिएक्टेंट है उसकी नेचर की बेस पे आप डिफरेंट मेथड से साल्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो। अब हमने यहाँ देखा था कि 4 मेथड्स हम इस यहाँ 10th क्लास में पढ़ेंगे। पहला हमने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने एसिड और अल्कलीज की हेल्प से कैसे साल्ट प्रिपेयर किया था ये सीखा था। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टाइट्रेशन की थी हमने। फिर दूसरे नंबर पे हमने एक्सेस मेटल एसिड के अंदर ऐड करके उससे हमने ये साल्ट की प्रिपरेशन की थी, इनसॉल्युबल साल्ट की। ये आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर 2 पार्ट नंबर 2 के अंदर। ठीक है, आज जो है ये लेक्चर नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है जिसमें हम पढ़ेंगे कि एक्सेस इनसॉल्युबल बेस से हम कैसे साल्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो पार्ट नंबर 4 है उसमें हम इंशाल्लाह इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स के थ्रू कैसे साल्ट्स की प्रिपरेशन की जाती है ये सीखेंगे। अब सबसे पहले इनसॉल्युबल बेस के थ्रू आप कैसे साल्ट्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो प्रिपरेशन विद एक्सेस इनसॉल्युबल बेस, तो बेस की हेल्प से अब हमने साल्ट की प्रिपरेशन करनी है। अब यहाँ एक एग्जांपल मैंने मेंशन किया, पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ये आपको खुद ही समझ आ जाएगा। अब ये मेरे पास कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, CuO। ये हमारे पास जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनकी नॉर्मली जो नेचर होती है वो बेसिक नेचर होती है। क्या होती है? बेसिक इन नेचर। तो ये हमारे पास एज अ बेस के तौर पे काम कर रहा होगा। और जो हमारे पास एसिड है वो आपको पता है H2SO4, ये है ही एसिड, तो ये यहाँ एज अ एसिड के तौर पे काम करेगा। अब आपने कई जगह पे ये चीज देखी होगी और ये सेम रूल आप कह सकते हो कि अप्लाई होता है। कौन सा वाला? कि अगर आप किसी एसिड का रिएक्शन किसी भी ऐसी चीज से कर रहे हो जिसके अंदर मेटल मौजूद होगा, तो आप एक चीज याद रख लो, एसिड के हाइड्रोजन को वो मेटल रिप्लेस करेगा। अब जैसे ये कॉपर है तो ये कॉपर यहां से रिमूव होगा, हट जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा और इस हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा। मीन्स कि आप ये कह सकते हो कॉपर रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को। ठीक है, तो कॉपर इस रिएक्शन में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। अब अगर आप देखो ये बन गया CuSO4, अब हाइड्रोजन हटाया तो कॉपर H2 की जगह आ गया, ये CuSO4 हमारे पास एक साल्ट बन गया। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये आइडिया नहीं होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ H2 है, हाइड्रोजन की रेशियो 2 और कॉपर की रेशियो 1। तो वो याद रखो, यहाँ H2 एक हाइड्रोजन पे चार्ज होता है +1, 2 हाइड्रोजन पे चार्ज होगा +2 और S4 पे चार्ज होता है -2। S4 पे चार्ज -2, एक हाइड्रोजन पे +1, 2 हाइड्रोजन पे +2, 2 का मिला के। अब यहां से जो कॉपर आएगा उस एक कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +2 होगा। इसका मतलब ये है कि 2 हाइड्रोजन की जगह सिर्फ एक कॉपर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है वो काफी है। इसलिए मैंने 2 हाइड्रोजन हटाए, यहां से 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये बच गया हमारे पास, क्योंकि ये Cu और SO4 इन दोनों ने रिएक्ट करके साल्ट की फॉर्मेशन कर ली। H2 और O ये हमारे पास वाटर है, साथ वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप देख लो यहाँ हमारे पास साल्ट की फॉर्मेशन हुई है। अब यही बात मैंने यहाँ पहले ही एग्जांपल में मेंशन कर दिया कि कैसे एक्सेस इनसॉल्युबल बेस को हम यूज करके साल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये मेरे पास था कॉपर ऑक्साइड, इसका रिएक्शन मैंने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से किया और यही बात यहाँ लिखी है। कॉपर सल्फेट ये हमारे पास बनता है फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड विद कॉपर 2 ऑक्साइड। कॉपर 2 क्यों लिखा हुआ है ये आपको पता है, जैसे मैंने अभी बताया, यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होने की वजह से यहाँ मैंने 2 लिख दिया। अब ये रिएक्शन कैसे करवाना है, इसके लिए प्रोसीजर क्या है और हमारे पास कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड है इसको परफॉर्म करने के लिए। अब यहाँ कुछ चीजें बड़ी कॉमन है, जैसे कि ये हमने कल पढ़ा पार्ट नंबर 2 के अंदर
एक्सेस मेटल और एक्सेस इनसॉल्युबल बेस, इसमें ज्यादातर चीजें इवन केमिकल और जो ऑपरेटर्स होंगे वो ऑलमोस्ट सेम होंगे। जैसे हमने कल यहां पढ़ा था जिंक हमने यूज किया था, आज हम जिंक को रिप्लेस कर देंगे कॉपर टू ऑक्साइड से। मीन्स कि ये आप यहां जिंक लिखा था कल, बाकी सेम चीजें थी। अब ये सिर्फ एक चीज चेंज करनी है। कल अगर आप देखो लेक्चर नंबर 2 में पार्ट नंबर 2 में एक्सेस मेटल के केस में भी हमने डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया था, आज भी यही है। बीकर एंड ग्लास रॉड कल भी यूज किए थे पार्ट नंबर 2 में, आज भी यही है। इसी तरह से ये बाकी सारी चीजें जो कि हमारे पास है, फिल्टर फनल, उसके बाद ये हम देखेंगे कौन सी है, ये हमने पहले भी डिस्कस की थी। फिल्टर पेपर है, वेपोरेटिंग डिस्क है, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गाज एंड हीटिंग सोर्स, ये सारे ऑपरेटर्स और केमिकल सारे के सारे पहले के अलावा सेम थे। किसके लिए? एक्सेस मेटल और एक्सेस इनसॉल्युबल बेस। अगर आप एक याद करोगे तो आपके ये दोनों पोर्शन हो जाएंगे, दोनों पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब प्रोसीजर पे आ जाते हैं। प्रोसीजर में भी एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि पहले जो 2 पॉइंट्स वहां मैंने लिखे हुए हैं वो सेम है। किसके लिए? एक्सेस मेटल के लिए और एक्सेस इनसॉल्युबल बेस के लिए। हमने कल ये देखा था कि हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में हमने 25 सेंटीमीटर क्यूब डिल्यूट H2SO4 ऐड कर लेना है। अब इसके बाद हम क्या कल कर रहे थे, यहाँ पहला पॉइंट बाकी बिल्कुल सेम है, सिर्फ मैंने यहाँ चेंज किया। यहाँ है कॉपर टू ऑक्साइड, कॉपर टू ऑक्साइड की जगह कल जिंक लिखा हुआ था, आज कल जिंक लिखा था, आज हम क्या लिखेंगे इसमें? कॉपर टू ऑक्साइड। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने जिंक लिखा था। अब पहले 2 पॉइंट ऑलमोस्ट सेम हो गए, सिर्फ दूसरे पॉइंट में हमने लास्ट लेक्चर में कॉपर टू ऑक्साइड की जगह जिंक लिखा था। एक्सेस, यहाँ एक्सेस भी इवन वर्ड लिखा हुआ था। तो हमने इसके अंदर ये जो आपके पास बीकर है इसके अंदर पहले क्या मौजूद था? H2SO4। तो मैं यहां लिख देता हूं H2SO4। इसके अंदर पहले से हमने ऐड किया हुआ था कितना? 25 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बाद आप कॉपर ऑक्साइड, कॉपर टू ऑक्साइड इसमें ऐड करोगे, मीन्स के CuO ऐड करोगे। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, मैंने यहां बता दिया कि जो मेटल है ये आपके पास मेटल है, ये इसको यहाँ एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो मेरे पास कॉपर SO4 के साथ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CuSO4 और साथ यहां से H2 और यहां से O, ये किसकी फॉर्मेशन कर लेगा? वाटर की। तो अब हमारे पास ये क्या बन गया? साल्ट, साथ बन गया वाटर। अब हम क्या करेंगे, जो कॉपर टू सल्फेट है ना उसकी यहां फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, ये कॉपर टू सल्फेट है। तीसरे पॉइंट में ये बात लिखी है, द रिएक्शन प्रोड्यूस कॉपर टू सल्फेट एंड वाटर। कॉपर टू सल्फेट और वाटर यहां बने। जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने देखा था यहां बन रहा था ZnSO4 और H2, वाटर की बजाय हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो रही थी। जो पॉइंट नंबर 4 है उसमें वो ये कह रहा है कि जब आपने देखा कि ये सारा एक दफा रिएक्शन हो गया, आपने फर्दर CuO कॉपर टू ऑक्साइड और ऐड करना है। इतना ऐड करना है कि वो आपको पता चल जाए कि ये फर्दर कॉपर टू ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट ही नहीं कर रहा और वो बगैर रिएक्ट किए हुए सॉल्यूशन के अंदर आपको नजर आ रहा हो। और तब तक ये ऐड हम करते रहते हैं जब तक सल्फ्यूरिक एसिड फुली रिएक्ट नहीं कर जाता, ये सारा मैं कह सकता हूं कंज्यूम नहीं हो जाता। वो कंज्यूम होकर क्या करेगा? सारा H2SO4 कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि हम एक्सेस ऐड कर रहे हैं, अगर ये बहुत ज्यादा ऐड करेंगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे? कंज्यूम हो जाएंगे। मींस कि ये सारे रिएक्ट करेंगे कॉपर ऑक्साइड के साथ और ये क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फेट। तो इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हमारे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, यहां मैंने मेंशन किया हुआ। अब हमारे पास ये मैंने कल बता दिया था, ये मेरे पास ग्लास रॉड है, ये फिल्टर फनल है, ये वेपोरेटिंग डिस्क है और ट्राइपॉड स्टैंड है। इनके अभी क्या काम है ये यहां आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हमारे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन बन गई है, सॉल्ट की फॉर्मेशन हो गई है। अब उसके बाद जब हमारे पास इस मिक्सचर के अंदर जो चीजें होंगी, कॉपर सल्फेट और वाटर, अब हमने यहां से कॉपर सल्फेट सॉलिड फॉर्म में अलग करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सेपरेशन करेंगे। सेपरेशन में क्या करते हैं, ये मेरे पास एक फिल्टर फनल है, इसको सिंपली फनल भी कहा जाता है। या इसके अंदर ना मैं एक फिल्टर पेपर फोल्ड करके लगाऊंगा। डिफरेंट मेथड्स हैं फिल्टर पेपर फोल्ड करने के, तो बड़ा सिंपल सा मेथड है। फिल्टर पेपर को फोल्ड करके ना इसके अंदर हम लगा देंगे,
ऊपर से ये जो मिक्सचर है वो इसको यहाँ ऐड करेंगे और नीचे हमने एक अलग सेपरेट बीकर रखा होगा, यहाँ आपने एक बीकर भी रख लेना। तो ये जो सारा मिक्सचर है वो इस फिल्टर पेपर में से जब नीचे आएगा तो नीचे जो चीज बचेगी इधर उसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। जो यहाँ फिल्ट्रेट होगा वो अब हमारे काम क्या है, यहाँ इस फिल्टर पेपर पे ना, इसके अंदर वाली साइड पे ना, यहाँ आपके पास पता क्या होगा, वो कॉपर ऑक्साइड जिसने रिएक्ट ही नहीं किया। तो यहां मैं लिख सकता हूं अनरिएक्टेड कॉपर टू ऑक्साइड। ठीक है, वो कॉपर टू ऑक्साइड जिसने रिएक्ट ही नहीं किया था इस मिक्सचर के अंदर, वो हम फिल्टर पेपर के थ्रू सेपरेट कर लेंगे। अब आपके पास जो फिल्ट्रेट है ना, इसको आपने थोड़ी देर हीट करना है। हीट कैसे करना है, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखोगे, यहां रखोगे वायर गाज। ये मैंने बताया था कल भी पिछले लेक्चर के अंदर। वायर गाज हमारे पास सिंपली एक जाली है जो अक्सर आपने ये खिड़कियों में लगी हुई देखी है, उसका एक छोटा सा पीस होता है, उसको हम इस वायर गाज के ऊपर रख देते हैं। जैसे चूल्हा है ना, तो चूल्हे के ऊपर आप वो रख दो ताकि ये जो एवेपोरेटिंग डिस्क है ये उस पे सही से खड़ी हो सके या बीकर उस पे सही से एडजस्ट हो सके। ठीक है, और हीट जो है ना, उसका मेन फंक्शन ये भी होता है, हीट को ना जो फ्लेम है उसको फैला देता है। हीट यूनिफॉर्मली जो मिक्सचर है उस तक पहुंचता है, उसका मेन फंक्शन ये है। अच्छा, अब जब आप इस पे ये वाला बीकर जिसके अंदर फिल्ट्रेट है उसको रख के इसको हीट करोगे तो हमारे पास उससे होगा क्या, अब ये हम क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं। फिल्टर हो गया, अब इसके बाद क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस मैं बता रहा हूं कि जब आप इस बीकर जिसके अंदर फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट का मतलब ये है कि अब हमारे पास इसके के अंदर सिर्फ, पहले यहां हमारे पास कितनी चीजें थी, 3 चीजें, CuO, CuSO4, H2O। जब आप फिल्टर करोगे तो इन तीनों में से कॉपर ऑक्साइड ऊपर रह जाएगा। अब हमारे पास फिल्ट्रेट के अंदर 2 चीजें, एक आप याद रख लो CuSO4 और साथ हमारे पास वाटर है। अब हमने इसमें से वाटर को अलग करके सॉलिड फॉर्म में CuSO4 को सेपरेट करना है। हम इसी बीकर को उठाएंगे, यहां क्या करेंगे, रखेंगे और यहां इसको हीट करेंगे, तब आपको एक ना सैचुरेटेड हॉट सॉल्यूशन मिलेगा। अब उसको आपने फर्दर थोड़ी देर रखना है, कूल डाउन हो जाएगा। जब कूल डाउन हो जाएगा और उसके बाद फर्दर कूल डाउन कैसे करना, उसी बीकर में, इसी बीकर को जब आप हीट करोगे, अब मैक्सिमम वाटर जो वो इवेपोरेट हो जाएगा, जो बचा कुचा वाटर है वो इसके अंदर ही जब क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो उसको देन आपने यहाँ इसके अंदर रख लेना है। किसके अंदर, जो आपके पास इवेपोरेटिंग डिस्क है इसके अंदर वो सारे जो बाकी रिमेनिंग आपके पास होगा सॉल्वेंट वो भी रिमूव हो जाएगा, आपके पास सॉलिड क्या आ जाएंगे। या फिर एक और काम किया जाता है, इसमें आप जब कूलिंग करोगे ना, उसके बाद जब आपको क्रिस्टल नजर आना शुरू हो जाएंगे, इसको आप दोबारा से सेम ही प्रोसीजर इसका रिपीट करोगे। जो बच्चे कुछ आपके पास क्या होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो फिल्टर हो जाएंगे और ऊपर आपके पास सॉलिड फॉर्म में अब यहां क्या रह जाएगा, कॉपर सल्फेट। वाटर नीचे आ जाएगा, क्यों, उसकी वजह ये क्योंकि कॉपर सल्फेट अब सॉलिड फॉर्म में आ चुका है, सोल्यूशन की फॉर्म में नहीं रहा। सैचुरेटेड हॉट सॉल्यूशन क्रिस्टल से उसके बनते हुए नजर आ जाएंगे जब आप इसमें रख के वाटर को एवेपोरेट करोगे रिमेनिंग। ठीक है, अब जब आप उसको दोबारा क्रिस्टल्स को फिल्टर करोगे तो फिल्टर पेपर के ऊपर अब आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा, कॉपर सल्फेट। ये बात मैंने यहां लिखी है। क्रिस्टलाइजेशन कैसे करते हैं, एवेपोरेट द फिल्ट्रेट, इस फिल्ट्रेट को एवेपोरेट करना है। कैसे, इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रख के नीचे से आपने कोई आग लगा के कोई भी सोर्स हीटिंग का वो अप्लाई करोगे, फिर क्या होगा, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमें मिलेगा। उसको क्या कहता है, अलाउ द सॉल्यूशन टू कूल डाउन। ये जो कहना ना, उस सॉल्यूशन को कूल डाउन होने देना, वो किसके अंदर, इवेपोरेटिंग डिस्क के अंदर आपने इसको थोड़ी देर रख देना है। जब आप इसके अंदर आपको ना वो इस तरह सॉलिड फॉर्म में बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, जो CuSO4 है सॉलिड फॉर्म में बनता हुआ नजर आएगा, अभी भी उसमें वाटर के कुछ मॉलिक्यूल होंगे। इसी को आपने फर्दर फिल्टर कर लेना है। जो रिमेनिंग वाटर होगा वो यहाँ से फिल्टर हो जाएगा और आपके पास यहाँ सॉलिड फॉर्म में CuSO4 रह जाएगा। और वही जो CuSO4 है उसको फर्दर थोड़ी देर आप रखोगे तो वो जब फुल ड्राई हो जाएगा, इवन कई दफा हम उसको ओवन के अंदर भी गर्म कर लेते हैं कम टेम्परेचर के अंदर, अगर हमें थोड़ी जल्दी हो तो। वैसे नॉर्मली आप रूम टेम्परेचर पे भी उसको क्या कर सकते हो, जो रिमेनिंग उसमें वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे आफ्टर फिल्ट्रेशन
तो वो भी एवेपोरेट कर देंगे। अब आपके पास सॉलिड फॉर्म में CuSO4 की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो कि हमारे पास साल्ट है।